सभी को नमस्कार। नवोदय विद्यालय की अभी लिखित परीक्षाएं हुई थी। वो लिखित परीक्षाएं होने के बाद अब फरवरी में उनके साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाया गया है। उसी साक्षात्कार के इस श्रृंखला में आज हम पहला साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। पहला साक्षात्कार लेने से पहले कुछ बातें मैं बता देता हूँ कि जब क्योंकि यहाँ पे हम ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन तो हमारे सामने उम्मीदवार हैं, लेकिन वहाँ पे हम ऑफलाइन होंगे। तो एक बड़ा सा हॉल होगा। हॉल में जब हम भीतर जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ अनुमति लेकर हम भीतर जाएंगे। अनुमति से लेकर बाकी सारी चीजें हो सके तो हिंदी में करिएगा। करनी ही हिंदी में चाहिए वैसे तो। आप गए, जब तक कहा ना जाए तो बैठना नहीं है। वो अपने आप बता देंगे कि बैठिए सर मैम। और जैसे ही हम बैठते हैं फिर उनका पहला सवाल आता है। आज जिनका मैं साक्षात्कार लेने जा रहा हूँ वो है मिस सोनिया बेनीवाल मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ पैनल में है विजेता परिहार मैम। वो हमारे केंद्रीय विद्यालय में ही शिक्षिका है। और मैं श्याम शर्मा, मैं भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हूँ। अब मेरा पहला सवाल जो कि ज्यादातर उम्मीदवारों से पूछा जाता है, वो सवाल होता है कि अपने बारे में कुछ बताएं सोनिया मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, मेरा नाम सोनिया है। मैं पीतमपुरा दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी सतबीर सिंह है उनका नाम, और माता का नाम बाला है। मेरी सर स्कूली पढ़ाई जो हुई है वह सर्वोदय विद्यालय पीतमपुरा से ही हुई है। इसके बाद जो स्नातक की शिक्षा है वह मैंने हिंदू महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रहण की है। उसके बाद सर जो स्नातकोत्तर की शिक्षा है वह भी मैंने हिंदू महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की है। इसके बाद सर जो बीएड की मेरी शिक्षा है वह मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से प्राप्त की है। मुझे सर, अगर मैं अपनी रुचि के बारे में बताना चाहूँ तो मुझे योग करना, नृत्य करना, पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जी मैम, बहुत बढ़िया मैम। आपने बताया कि आप, क्योंकि आपका बायोडाटा मेरे पास है, बायोडाटा आप सभी का उन लोगों के पास होगा जो कि आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो मैं आपका बायोडाटा मंगवा चुका हूँ, तो मेरे पास आपका बायोडाटा है। तो आपने सीटेट किया 2018 में जी सेकंड सर। पेपर में। और जी फिर सर। आपने सीटेट का फर्स्ट पेपर किया 2021 में। इतना बड़ा गैप आने का कारण क्या था? सर, मैंने 2019 में ही सीटेट पेपर 1 भी क्लियर कर लिया था, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए उसे 2021 में भी फिर से दिया था। जी मैम, मैं जी अपने सर। सहयोगी विजेता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सवाल पूछे। जी, धन्यवाद सर। सोनिया मैम, आपने बताया आपने बीएड जामिया से किया है। बीएड आपने नियमित किया या कैसे? मतलब कुछ होते हैं ना, एक विधि होती है, इसमें एक प्रचलन है बीएड में कि कुछ बच्चे साल भर घर ही रहते हैं, उनके पास सारी फाइलें पहुँच जाती हैं। जो वहाँ जाते हैं रेगुलर बच्चे, उनकी फाइलें भेज दी जाती हैं। कुछ ऐसे प्राइवेट भी संस्थाएँ करती हैं काम। तो आप अगर नियमित गई हैं, तो नियमित का जो अनुभव रहा आपका बीएड कॉलेज में जाने का, वो क्या था? कैसा रहा? धन्यवाद मैम। मैम, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से नियमित रूप से ही बीएड की है। इसमें अगर मैं अपने अनुभव के बारे में बताऊँ तो क्योंकि मैं एक सरकारी संस्थान से ही बीएड करना चाहती थी। उसका एक कारण यह भी था कि क्योंकि सरकारी संस्थान में इतने ज़्यादा अनुभवी शिक्षक और शिक्षिकाएँ होती हैं, जिनसे हमें इतना सीखने को मिलता है। उसके बाद जैसे वहाँ का जो माहौल था, वह मेरे लिए थोड़ा-सा अलग था, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में और जामिया मिलिया इस्लामिया का जो वहाँ का जो वातावरण है, उसमें थोड़ा-सा फ़र्क था कहीं न कहीं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम जो छात्र-छात्राएँ थीं, उनका थोड़ा आधिक्य था। लेकिन इसके लिए मुझे कभी भी कुछ भी कोई परेशानी नहीं आई, कुछ भी नहीं। हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया, अगर कहीं भी मुझे कुछ भी ज़रूरत होती थी, कुछ भी पूछने में, सब कुछ हमेशा वो मुझे बताते थे। और कहीं न कहीं मुझे मैम उनके धर्म के बारे में भी जानने को मिला, बहुत सी चीज़ें भी सीखी मैंने वहाँ पर मुस्लिम धर्म के बारे में भी। और जो वहाँ पर हमें नियमित जैसे हमारी कक्षाएँ होती थी, तो उसके बीच में हमें
कभी-कभी जैसे वर्क एक्स की हमारी कक्षाएँ होती थी। उसमें हमें जैसे लकड़ी का काम, बागवानी का काम, ये सब सिखाया जाता था मैम। फिर आप जब दिल्ली में आपने इतनी सारी डिग्री वहीं की हैं पूरी, अब आप नवोदय में आना चाहती हैं, तो वहाँ के वातावरण में तो अंतर रहेगा, तो नवोदय में आने के बाद आप वहाँ के बच्चों को क्या नया सिखाएँगी? जी मैम, क्योंकि नवोदय ग्रामीण क्षेत्र में ही है, तो मैंने जो भी अपने अनुभव प्राप्त किए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से या जामिया से या जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ के जितने भी मेरे अनुभव हैं, तो मैं प्रयास करूँगी कि वह मैं उन सबको सिखाने का प्रयास करूँ। जैसे अगर मैं अपनी रुचि के अनुसार बताऊँ तो जैसे मुझे योग करना अगर पसंद है, तो मैं उन्हें योग भी करवा सकती हूँ। जो भी वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ होती हैं जैसे कोई नृत्य की गतिविधि है, कोई अगर रंगमंच से संबंधित है, तो उसके लिए भी मैं उन्हें तैयार करवा सकती हूँ। जी मैम। जी, बहुत बढ़िया। सर, आगे आप। मैम, आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते सर शिक्षिका इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में ही रुचि है। और अगर मैं शिक्षिका बनती हूँ तो मैं जीवन भर इसी अपनी रुचि को भी कायम कर पाऊँगी, मैं उसी को चला सकती हूँ क्योंकि पढ़ना-पढ़ाना दोनों ही पसंद है, तो इसे ही मैं अपना एक तरह से जीवन यापन का साधन बनाना चाहती हूँ, इसलिए सर। और मुझे लगता है कि मैं जीवन भर पढ़कर और पढ़ाकर दोनों खुश रहूँगी, इसलिए सर। महापुरुष में कौन-सा समास होता है? किसमें सर? महापुरुष। महापुरुष में सर कर्मधारय समास, महान है जो पुरुष। अ, कौशिक सर, आप सवाल पूछेंगे? अभी तैयार हैं? जी सर। तो नमस्कार सर। जी मैम, नमस्कार सबसे पहले तो। क्या आप कंफर्टेबल महसूस कर रही हैं? जी सर। हुँ, तो नहीं, मैं एक्चुअली ये बात इसलिए पूछ रहा था कि आप जवाब देते हुए हिल ज़्यादा रहे हैं ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि कंफर्टेबल हैं? जी सर। आपने अभी बताया कि आपकी पढ़ने-पढ़ाने में रुचि है, तो किसमें रुचि है आपकी, गद्य में या पद्य में? क्या सर पढ़ाना पसंद करते हैं? गद्य में सर। गद्य में। गद्य ही क्यों? सर उसमें एक विस्तार हम दे सकते हैं, जैसे जितने भी अगर मैं गद्य विधाओं की बात करूँ, कहानी है जैसे उपन्यास है, कहानी हुँ। को जैसे सर कोई भी बच्चा है वो शुरुआत से ही पढ़ता मतलब सुनता हुआ आता है, दादी-नानी सभी से उन्होंने चलिए कहानी एक बात, गद्य और काव्य में अंतर क्या है? सर जैसे काव्य की अगर हम बात करते हैं, यह मतलब इसको हम गा सकते हैं, सॉरी पद की सर, पद को जैसे हम गा सकते हैं, इसमें जैसे कविताएँ आ जाती हैं, इसमें हमें छंद का, लय का और रस का, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और वहीं अगर हम गद्य की बात करते हैं, तो उसकी विधा एक अलग हो जाती है, जिसमें जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक हैं, इनको लिया जाता है। तो उसमें हम आपने बताया अपनी कि जैसे गद्य की विधाएँ अलग हो जाती हैं, तो इसका मतलब काव्य की विधाएँ नहीं होती? सर काव्य में सिर्फ जैसे कविताएँ अगर हम लें, गीत आ जाते हैं, गज़ल आ जाती हैं, इस तरह से। चलिए एक सवाल और, अ, काव्य और कविता में क्या अंतर है फिर? सर काव्य और कविता में काव्य को सर जैसे अगर हम कविता तो मुक्त छंद भी हो सकती है, लेकिन जैसे काव्य में भी अगर हम देखें, तो उसमें छंद वगैरह इन सभी का भी ध्यान रखना होता है। सर चलिए इसके ओके, बारे में कोई तो बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन-कौन से छंद पढ़े हैं आपने? छंदों का ज़िक्र आप कर रहे हैं बार-बार। सर चौपाई छंद पढ़ा है, दोहा पढ़ा है, कवित्त पढ़ा है, तो सवैया पढ़ा साहित्य है। के क्षेत्र में दोहा और चौपाई छंद को जब आप मिला कर के लिखते हैं, तो कुछ एक विशेष प्रकार की रचनाएँ बनती हैं, जिसमें दोहा और चौपाई को मिला कर के लिखा जाता है। कौन-सी रचनाएँ होती हैं वो? सर माफ़ कीजिएगा, इसके बारे में तो नहीं है मुझे जानकारी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी।
मैम, नवोदय विद्यालय में अभी आप ज्वाइन करेंगे, तो नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है। नवोदय विद्यालय के बारे में आप अब आपने फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है, आप यहाँ तक पहुंचे तो आपने काफी कुछ सुना होगा। संक्षिप्त हमें बताइए कि नवोदय विद्यालय क्या है, कैसी संस्था है? कौन है? सर, नवोदय विद्यालय जैसे कि एक आवासीय परिसर रहता है, उसमें आवासीय विद्यालय है। इसमें सह शिक्षा दी जाती है, यानी छात्र और छात्राएँ दोनों को इसमें शिक्षा दी जाती है। और सर, इसमें जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ग्रामीण जो प्रतिभाएँ हैं, उन्हें एक तरह से निखारने का काम किया जाता है। जी मैम, नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई? जी सर, नवोदय विद्यालय की स्थापना सर, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 के तहत सन 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। नवोदय विद्यालय का ध्येय वाक्य? जी सर। ध्येय वाक्य क्या है नवोदय विद्यालय का? ध्येय जी सर, वाक्य? नवोदय विद्यालय का सर ध्येय वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी जो सच्चा जो ज्ञान है वही परमात्मा के समान है। अ, परिहार मैम, अभी आप एक सवाल फिर जी कौशिक सर, सर पूछिए। जी सर। सोनिया मैम, अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन की भी परीक्षा आयोजित हुई थी। आपने उसमें भी परीक्षा दी है? जी मैम। तो आप यहाँ नवोदय विद्यालय में यदि चयनित होती हैं और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय से भी आपके लिए चयन होने का आता है यदि प्रस्ताव, तो आप पसंद करेंगे या केंद्रीय विद्यालय संगठन में? मैम, मैं नवोदय विद्यालय में ही जाना चाहूँगी, क्योंकि स्कूली जीवन से ही सर मैम मैं चाहती थी कि मैं नवोदय विद्यालय की एक एक अंग बन सकूँ, उसका एक हिस्सा बन सकूँ। लेकिन क्योंकि मैं एक छात्रा के रूप में उसमें नहीं चयनित, तो इसलिए एक शिक्षिका के रूप में मैं चाहूँगी कि मैं उसका एक हिस्सा बन सकूँ। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, रामचरितमानस जानते तो होंगे ही आप रामचरितमानस के बारे में? जी मैम। इसको रामचरितमानस क्यों नहीं इसको नाम दिया गया? चरितमानस क्यों दिया गया नाम? मैम, जैसे कि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा, उसमें जो मानस है यानी जो उनका सरोवर है, जो राम के रश यश का जो सरोवर है, उसको देखते हुए उनके पूरे जीवन को उनके सिर्फ़ उनके चरित्र के बारे में उसमें बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है, बल्कि जो उस समय का जितना भी सामाजिक जो स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, उन सभी को उसमें वर्णित किया गया है। चलिए ठीक है मैम, एक और बात, जब आप पढ़ाएंगे जैसे भी दो प्रकार की सिचुएशंस आपके सामने आते हैं। एक तो आपका आवासीय विद्यालय है, बच्चों के साथ तो आपका लेना देना बना ही रहेगा, है ना? जी तो सर। आवासीय विद्यालय में डे बोर्डिंग सुविधाएं तो होती हैं, वहां भी आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। इवन जी, क्लासरूम में भी आपको वही बच्चे मिलेंगे। तो फर्स्ट तो आप यही बताइए कि क्लासरूम में उन बच्चों के साथ और फिर हॉस्टल में उन बच्चों के साथ, इन दोनों के साथ कैसे कॉम्बिनेशन बना पाएंगे आप? जी सर। सर, क्योंकि जब मैं क्योंकि आवासीय विद्यालय है, तो उन बच्चों के साथ, उन छात्र-छात्राओं के साथ मेरा एक वैसे ही संबंध स्थापित हो जाएगा, मुझे ये उम्मीद है पूरी। तो जब मैं एक कक्षा में होंगी, तो उस वक़्त मैं एक शिक्षिका के रूप में उन्हें अपना जो भी हमारा पाठ्यक्रम होगा, उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। जो मेरा शिक्षण होगा, उसको मैं पढ़ाऊँगी। और अगर मैं एक जब हम हॉस्टल में होंगे, तो उस समय जो भी उन छात्र-छात्राओं की यानी क्योंकि मैं तो मतलब जो भी छात्राएँ होंगी, अगर वे मेरे पास कोई आती हैं, कोई कोई भी समस्या है, बहुत तो बढ़िया, उनको बहुत ना बढ़िया। मतलब आप कुल मिला के समन्वय की भावना स्थापित कर पाएंगे, ऐसा आपको उम्मीद है, सकारात्मक है। जी, जी सर। क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं, जी। क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं और अचानक बच्चे के दिमाग में लगा कि जैसे आप हॉस्टल में बच्चे के साथ रहते हैं वैसे ही, और क्लासरूम में एकदम से बच्चा चिल्ला के आपसे बोल रहा है कि दीदी ये बच्चा मुझे मार रहा है, उस वक्त आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा?
सर, रिस्पॉन्स मेरा यही रहेगा उस समय कि ठीक है, पहले मैं उसकी बात सुनूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं उसे एकदम से टोक दूँ कि आपने मुझे दीदी क्यों कहा, मैम क्यों नहीं कहा। तो पहले मैं उसकी बात सुनकर, उसे संतुष्ट कर कर, जो भी उसे परेशानी हो रही है, उसके बारे में देखकर, उसको मैं बाद में बता दूँगी कि आप कक्षा में इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर सकते हैं और जब हम अगर कक्षा से बाहर हैं, अगर हम हॉस्टल में हैं, तो आप तब मुझे दीदी कहकर पुकार सकते हैं। अन्यथा आप मुझे जब कक्षा में हो, तो आप मुझे मैम कह सकते हैं। जी। मैम, 2 शब्द हैं, ये अर्थ आपको बताने हैं, टेव और टेवा। टेव शब्द अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम किताब में आता है कि बच्चों को कुटेव लग जाती है। इससे क्या आता है? अभी अगर आपको थोड़ा ध्यान आ रहा है तो बताइए। और शादी ब्याह में टेवा शब्द आपने सुना होगा। माफ़ कीजिएगा सर, नहीं पता है मुझे इसके बारे में। एक और शब्द भी होते हैं ऐसे, होता है जरठ और जठर। जी सर। जरठ और जठर। जी सर। सर, जरठ जैसे जठर होता है हमारा पेट, पेट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और जरठ होता है वृद्ध यानी बूढ़ा एक तरह से। बढ़िया मैम। नवोदय विद्यालय के बारे में अभी आपने बताया। हिंदी अध्यापिका हैं आप। हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है, और जो भी स्थिति है, अगर आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए, तो क्या ऐसा है जो आप विद्यालय लेवल पर 10वीं क्लास या 12वीं क्लास के बच्चों के लेवल पर उसमें सुधार करें? जी सर। सर, मैं मानती हूँ कि हिंदी की बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन क्योंकि यह वर्तमान की तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, तो मैं तो अपने स्तर पर यही प्रयास करूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि उसको हम दे पूरे विश्व की ना सिर्फ तीसरी भाषा बल्कि उसको पहला स्थान दिला सकें। तो उसके लिए मैं अपने जो भी मेरे छात्र-छात्राएँ होंगी, उनको हिंदी पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करूँगी। उसका जो उसमें जो संभावनाएँ हैं भविष्य में, उसके बारे में उनको बताऊँगी कि आगे जाकर हम इसमें क्या-क्या कर सकते हैं। तो यह करने का प्रयास करूँगी सर। जी मैम। विजेता मैम। जी, सोनिया मैम, आप अपने नाम की विशेषता के बारे में मुझे बताइए कुछ। मुझे नहीं पता इस नाम के बारे में। जी मैम। मैम, सोनिया नाम का अर्थ होता है बुद्धि, यानी जिसमें बुद्धि हो, हर किसी भी प्रकार की जो भी परिस्थिति आए, उससे किस तरह से उसे हल करना है, किस तरह से उसका सामना करना है, उसकी उसकी समझ हो उसमें, उस व्यक्ति में। जी, बहुत बढ़िया। जी, कौशिक सर। मैं अभी आपने कहा कि मैं बच्चों को संभावनाओं को तलाश करूंगी, तो एक ये सवाल रहता है कि कई बार बच्चे हिंदी सीख ही नहीं पाते हैं, तो रिमेडियल में आप मतलब किस तरीके से बच्चे को हिंदी पढ़ाएंगे? आपको रिमेडियल क्लास लेनी है या किन्हीं बच्चों को मात्राएं नहीं लिखनी आ रही हैं, किन्हीं को अपना नाम नहीं लिखकर आ रहा है, तो किस पैटर्न के साथ आप उनके साथ जाएंगे? जी सर। सर, जैसे अगर उन्हें मात्राओं संबंधी अगर कोई भी परेशानी आ रही है, तो मैं प्रयास करूँगी कि वर्तनी शुद्धि जिस प्रकार से होती है, मैं उसका ज्ञान करवाऊँ उन्हें। जैसे कुछ शब्द अगर हम देखें हमारी हाँ, पुस्तकों में भी वही कहीं न पूछ रहे हैं हम, कैसे ज्ञान कराएंगे? मात्राओं का कैसे ज्ञान कराएंगे? जी सर, जैसे उसका जो मतलब कैसे वो बनती हैं, कैसे लिखा जाता है उन्हें कि किसके बाद कौन-सी मात्रा लगानी चाहिए हमें, इस तरह से सर। क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं इसके तहत आप? क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, आपको पता ही है, एनईपी के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं, तो इसमें आर्ट इंटीग्रेटेड का कैसे हम प्रयोग करेंगे? सर, जैसे अगर मैं उन्हें वचन के बारे में पढ़ा रही हूँ कि अगर एक चीज़ और अनेक चीज़, तो उसके लिए मैं उनके सामने ही जैसे अगर कुछ पेंसिल अगर एक जगह एक पेंसिल रख देती हूँ और दूसरी जगह अगर बहुत सारी पेंसिलें रख देती हूँ, तो इस तरह वे उसमें अंतर कर सकेंगे कि ये एक है और ये चीज़ अनेक है। तो इस तरह से। लेकिन आज का बच्चा मैम आईसीटी ज्यादा प्रयोग करता है, उसको कैसे समन्वय करेंगे उसके साथ? क्योंकि बच्चा मोबाइल गेम ज्यादा खेलता है,
बच्चे को मोबाइल या टीवी की भाषा ज़्यादा समझ में आती है? तो सर मैं प्रयास करूँगी कि उन्हें जैसे आईसीटी आजकल हमारी क्योंकि ज़रूरत बन गई है, तो प्रयास करूँगी कि उन्हें वीडियो के माध्यम से दिखाऊँ, जो भी मैं पढ़ाना चाह रही हूँ उसे क्योंकि उसे वह देखेगा भी और उसको सुनकर भी उसके मस्तिष्क पर वो ज़्यादा समय तक वो स्थिर रह सकेगी, तो उसे वो ज़्यादा समझ सकेगा, इसलिए और वो उसके लिए मनोरंजक भी होगी इसलिए। चलिए, आप क्लास से पढ़ा करके बाहर निकले हैं। निकलते-निकलते आपने देखा कि एक बच्चा जो है अपनी बोतल और बैग जो है बाहर छोड़ के चला गया है। तो उस वक़्त आप बच्चे को बुला कर के बताते हो कि बेटा आपका बैग इधर रह गया है। तो क्या ये हमारे करिकुलम का हिस्सा है? और है तो किसमें है और नहीं है तो क्यों नहीं है? जी सर, बिल्कुल है। ये हिडन करिकुलम के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमें उन्हें पढ़ाना है, यही हमारा दायित्व है। क्योंकि हिडन करिकुलम में जैसे हमें उन्हें ज़िंदगी के बारे में भी बताना होता है, के जीने के बारे में बताना होता है या फिर जो भी हमारे दैनिक कार्यक्रम होते हैं, उनसे संबंधित भी उन्हें बातें उन्हें समझानी होती है, सिखानी होती है। जी सर। बच्चा टीचर को रोल मॉडल के तौर पर देखता है। मतलब आप अपने अंदर ऐसी कौन-सी क्वालिटी मानते हैं कि बच्चा आपको रोल मॉडल के तौर पर देखे? जी सर। सर मैं अगर वो बच्चा क्योंकि वो मुझे देखेगा, वो मुझसे सीखेगा, अनुकरण के माध्यम से भी सीखेगा, तो मैं प्रयास हमेशा यही करती हूँ कि जो मैं हूँ, मैं वही सामने नज़र भी आऊँ। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ मैं एक बनावटी रूप में बच्चे के सामने अलग व्यवहार कर रही हूँ और किसी और के साथ अगर मैं हूँ, तो उस समय बिल्कुल ही अलग मेरा व्यक्तित्व नज़र आए बच्चे को। इस तरह का प्रयास मैं करूँगी कि वो अलग ना हो, दोनों में समानता हो। चलिए लास्ट आप 6 टू 8 के लिए जा रहे हैं तो कोई बच्चा मान लो क्लास में रो रहा है या कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, उस वक़्त आप कविता गायन कर रहे हैं। तो कविता गायन तो करते ही होंगे, तो कुछ एक कविता अगर आप गा कर के सुनाएँ? जी सर, प्रयास कर सकती हूँ। जैसे महादेवी जी की एक कविता है, बाल कविता है बल्कि, कि जो उन्होंने कान्हा जी के लिए लिखी थी, कि ठंडे पानी से हमें नहलाती, ठंडा चंदन उन्हें लगाती, उनका भोग हमें दे जाती, वे कुछ भी ना कहते क्योंकि वे भोले हैं, माँ के कान्हा जी भोले हैं। तो इस तरह मतलब इसको मैं गाकर ही सुनाना चाहूँगी सर उस समय तो। हाँ, आप फ़ील करिए आप क्लास में हैं, क्लास 6 में हैं, 3-4 बच्चे क्लास 6 के ही बैठे हैं आपके सामने। जी सर। तो सर मैं क्या उनसे पहले बात कर सकती हूँ क्योंकि कान्हा जी के बारे में उन्हें बता सकती हूँ। पहले इससे मैं अपनी शुरुआत करना चाहूँगी अपनी कविता के वाचन की भी। तो उन्हें मैं जैसे ताकि वो बोर ना हो कि ठंडे पानी से उन्हें नहलाती। नहीं, जी बच्चा सर। ऑलरेडी रो रहा है, बच्चा ऑलरेडी क्लास से बच्चे का ध्यान गायब है। अगर आप उससे बात करेंगे तो फिर ज़्यादा समय जाएगा ना, तो आपको तो एकदम से अट्रैक्ट करना है बच्चे को। ठीक है सर। तो सीधा ही आप कैसे गए? जी। ठंडे पानी से उन्हें नहलाती, ठंडा चंदन उन्हें लगाती, उनका भोग हमें दे जाती, फिर भी वे कुछ ना बोले हैं, माँ के कान्हा जी भोले हैं। तो मतलब मैं प्रयास करूँगी कि वह कम से कम मेरी तरफ वो उसका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो, ताकि उसका ध्यान रोने या जिस वजह से वह परेशान है सर, तो उस तरफ से उसका ध्यान हट जाए उस समय चलिए के लिए। लास्ट एक पूछना चाहूँगा कि अपना बच्चे का ध्यान खींचने के लिए और क्या-क्या आप तरकीब लेके आ सकते हैं? सर क्लास के अंदर सर बच्चे का ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं यह प्रयास करूँगी कि जो भी अगर मैं उन्हें करवाना चाह रही हूँ, मतलब जो भी उन्हें मैं सिखाना चाह रही हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आईसीटी का प्रयोग करूँ, तो उसकी
उस समय वे ध्यान देंगे, उनका ध्यान केंद्रित होगा और कहीं न कहीं मैं प्रयास करूँगी कि वे जैसे लर्निंग बाय डूइंग यानी कर सीखने पर कि कोई हम एक्टिविटी कोई भी क्रियाकलाप हम करेंगे कि जिससे वह ठीक है। ओके मैम, उसमें ओके। वो रहेगा कि रोहित सर कुछ पूछना चाहेंगे? जी, रोहित सर। ये रोहित सर ने अभी जॉइन किया है, अभी तैयार कर लेंगे शायद। अगर तैयार नहीं है तो प्रचुर सर इंटरव्यू चल रहा है, तो आप भी कुछ तैयार कर लीजिए, पूछ लेंगे। और मैम, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर क्योंकि एक शिक्षिका होने के नाते मेरा संबंध मेरे छात्र-छात्राओं के साथ रहेगा, तो एक शिक्षिका होने के नाते ना सिर्फ़ मुझे उन्हें सिर्फ़ पढ़ाना है, बल्कि जो भी उनकी मनस्थिति होगी कि अगर वह उस कक्षा में मतलब समायोजित नहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे जानने के लिए कि वह किस प्रकार से सोच सकता है बालक या फिर किस अवस्था में वह किस प्रकार का अपना व्यवहार करेगा। उसे समझने के लिए सर कहीं न कहीं हमें शिक्षा मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। जी मैम, विलोम शब्द बताने हैं। पुरातन का जी, विलोम शब्द। पुरातन का सर नवीन। नवीन, नूतन। आपने उपमान शब्द सुना होगा। उपमान। जी सर। उपमान किसे कहते हैं? जी सर। सर जिसके साथ किसी वस्तु की तुलना की जाती है, उसे उपमान कहा जाता है। जी मैम, उपमान का विलोम शब्द। उपमेय। से तुलना की जाए। सर माफ़ कीजिएगा, इसके बारे में मुझे नहीं है जानकारी। उपमान का विलोम शब्द व्यतिरेक। उपमा, उपमा का विलोम शब्द व्यतिरेक। शिक्षण विधियों के बारे में भी शिक्षक हैं, हम जानते हैं शिक्षण विधियां। सबसे अच्छी शिक्षण विधि आपको कौन सी लगती है जिसका आप विद्यालय में प्रयोग करें? सर क्योंकि है तो बहुत सारी विधियाँ, शिक्षण विधियाँ, लेकिन जैसे आगमन विधि है और प्रश्नोत्तर विधि है, यह मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि आगमन विधि में जैसे ऐसा नहीं है हम सिर्फ़ केवल परिभाषा को परिभाषा से शुरू ना कर पहले हम बच्चे के जो आस-पास की जो भी चीज़ें हैं, हम उस मतलब उदाहरण के माध्यम से हम उसको पहले समझाएँगे, इसलिए। वह जुड़ सकेगा अपने वातावरण के साथ। वहां पर जब आप जाएंगे ना, तो अनुमान है, और निश्चित अनुमान है कि आपको बोर्ड पर पढ़ाना पड़ेगा। क्या आपने यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आप बोर्ड से पढ़ा सके? अभी जी सर। कर रखी है? यही पीछे जी, कैमरा तो नहीं लाना पड़ेगा? नहीं सर। जी मैम, आप कोई भी विषय जो आप पढ़ाना चाहें पहले बता दीजिए, कौन सा विषय। 1 डेढ़ मिनट में ही आपको पढ़ाकर आना है। तब तक आप मानसिक रूप से तैयार हो लीजिए। इतनी देर लंबा इंटरव्यू चल रहा है, कंफर्ट है ना मैम एकदम? जी सर। तो क्योंकि जैसे ही आप विद्यालय में आएंगे, राजभाषा का काम आपको देखना पड़ेगा। राजभाषा संबंधी एक नियम होता है, नियम 1963। क्या आपने इसके विषय में सुना है? जी सर। राजभाषा अधिनियम 1963 क्या है उसमें मैम? सर इसी के तहत सर राजभाषा अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती है, जिसमें उसका काम होता है कि वह जिस भी संस्था में जा रहा है, वहाँ हिंदी का प्रचार-प्रसार करे। वहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं, उसमें हिंदी का प्रयोग का अधिक उसका अधिक प्रयोग करे। ये सर। जी मैम, नियम के अंतर्गत क्या होता है कि 14 दस्तावेज होते हैं। इनको द्विभाषी रूप में होना बहुत जरूरी है। सामान्य आदेश भी होते हैं और विज्ञापन वगैरह भी होते हैं। इसकी धारा 3(3) को दंडात्मक धारा कहा जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजभाषा अधिनियम 1963। जी सर। 10वीं क्लास और 9वीं क्लास में अलंकार है, पद परिचय है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्य है, वाच्य है। तो इनमें से मैं आपसे कोई सवाल पूछूं? जी सर। वाच्य की परिभाषा आप बताइए।
सर वाच्य की परिभाषा इसे हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि किसी भी काम को करने का जिस चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है, वह वाच्य कहलाता है। उम, वाच्य होता है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? सर नहीं पता। वॉइस, इसमें जैसे वॉइस। कर्मवाच्य, कर्तावाच्य, कर्तृवाच्य ये सब। 10वीं 9वीं का जो पाठ्यक्रम में जो व्याकरण हो, वो थोड़ा-सा देख लीजिएगा। तैरकर पार करने की इच्छा अगर है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर तितिर्षा, तितीर्षा। व्युत्पन्नमति किसे कहा जाएगा? सॉरी व्युत्पन्नमति। व्युत्पन्नमति। सर नहीं पता है सर इसके बारे में। चलिए, अभी आप व्युत्पत्ति से संबंधित सर। जी, जी। अभी आप पढ़ाने जा रहे थे, एक बार आप देख लीजिए पढ़ाना क्योंकि 10 बज गए हैं, तो अब आपको थोड़ी देर में हम के पढ़ाने के लिए आते ही विजेता मैम और रोहित सर भी आपसे सवाल पूछेंगे। एक बार 1 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? 1 मिनट के लिए, हाँ, 1 मिनट के लिए। नहीं, मतलब 10 सेकंड के लिए। जी मैम। सर गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। सर आप भी सर ये किस किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू है सर? ये सर टीजीटी पीजीटी के लिए और ये रिकॉर्डिंग हो रही है सर, यूट्यूब पे जाएगा ये। अच्छा ओके सर। इस- आप भी कुछ सवाल पूछ लीजिएगा सर। ओके सर। जी सर। आवाज आ रही है ना मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी 1 सर। डेढ़ 2 मिनट में, हाँ, करिए मैम। प्लीज। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, कोई आज मुझे ये बताना चाहेगा कि आपको इस कक्षा में क्या-क्या नज़र आ रहा है? जी, आप बताइए। जी, अच्छा। खिड़की, और और कुछ बताना चाहेगा कोई? पंखा, ठीक है। और कोई प्रयास करना चाहेगा? जी। कुर्सी, ठीक है। तो यानी अच्छा आप सभी इतने सारे बच्चे हैं तो आप में से कोई अपना नाम नहीं बताना चाहेगा? इतने सारे आपके दोस्त हैं यहाँ पर। जी, ठीक है। यानी आरव, ठीक है। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि आप जितने भी ये नाम जानते हैं, जितने भी स्थान आप जहाँ से आते हैं या जो भी आपको नज़र आ रहा है, इन सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम कहते हैं संज्ञा, यानी क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी जो भी हमें नज़र आ रहा है, इसको अगर हम परिभाषा के रूप में अगर हम देखना चाहें, तो यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर कोई भी भाव, क्योंकि भाव हमें नज़र नहीं आते हैं लेकिन व्यक्ति में होते हैं, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है? इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा यानी किसी वस्तु, आप सभी मेरे साथ-साथ बोलेंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या फिर क्या बताया था मैंने? भाव। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है? सभी को समझ आया कि किसे हम संज्ञा कहते हैं? यानी जो भी किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है बहुत बढ़िया मैम। या फिर व्यक्ति के अंदर जो भी भाव मैम, उत्पन्न होते हैं, वे सभी किसमें आते हैं? बेनीवाल मैम, संज्ञा में। आवाज आ रही? जी सर। बहुत बढ़िया। बैठिए प्लीज। बहुत ही बढ़िया।
अभी ये आखिरी राउंड ले लेंगे। अभी हमारे रोहित सर और कौशिक सर बाद में जुड़े हैं, तो मैं एक बार बता दूं कि हम एक सिस्टम से, एक सीरियल से चल रहे हैं। जब तक मैम बैठती है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम कैंडिडेट को कंफर्ट करते हैं थोड़ा सा, 1 डेढ़ 2 मिनट में 1 2 सवाल पूछकर। शुरुआत मैं कर रहा हूँ इंटरव्यू की, तो शुरुआत मैंने कर दी, कंफर्ट किया। उसके बाद प्रश्न पूछे जाएंगे, साहित्य से होके, हिंदी से होके, हिंदी व्याकरण, साहित्य से, जीके से, सामान्य ज्ञान से। जीके और सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न बच गए हैं। इसके बाद हम बताएंगे उनके गुण, जो भी उनके गुण है ना उम्मीदवार के, सारी चीजें जो उनमें हमें अच्छी लगी और जो प्लस पॉइंट उनका रहने वाला है। उसके बाद सुधारात्मक हम चीजें बताएंगे, सुधार के तरीके बताएंगे कि कहाँ कहाँ सुधार करना चाहिए। फिर अंत में उनके भी सवाल लेंगे कि उनके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे ना, तो वो अपने सवाल लिख कर लाएंगे या याद होंगे कि सर ये बताइए, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मेरा और चीज कौन सी थी, ये इस तरह शंकाएं होंगी, सवाल होंगे, और उनके हम जवाब दे देंगे। अंत में हम बहुत सारी शुभकामनाएं उनको देंगे। तो इस समय आखिरी राउंड है, या एक और कर लेंगे, वैसे काफी बड़ा इंटरव्यू हो गया। तो इस समय हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जीके और सामान्य ज्ञान का कुछ पोर्शन बाकी रह गया, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, बुकर प्राइज, तो सामान्य ज्ञान से, दुनियादारी से थोड़ा सा हम उनसे सवाल पूछ लेंगे। तो अभी कोई भी आप में से, विजेता मैम, रोहित सर, कौशिक सर। ठीक है सर, जी मैं शामिल होता हूँ इसमें, इस वार्तालाप में। जी सर, स्वागत है सर। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। मैम, ऐसा देखा गया है कि हमारी कक्षा में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम कमजोर होते हैं, जिनकी जिनकी आधारभूत चीजें भी ठीक नहीं होती हैं, जैसे लिखावट, वाचन। तो ऐसे बच्चों को हम कौन कौन से प्रयासों के द्वारा सामान्य बच्चों के स्तर पर लाएंगे? जी सर। सर, जैसे अगर हम लिखावट की बात करें, तो उसमें हम प्रयास कर सकते हैं कि उन्हें हम दोबारा से लिखने का प्रयास करवाएँ, या फिर जैसे कुछ किताबें आती हैं जिसमें जो वर्ण होते हैं उनको दर्शाया गया होता है, यानी उस पर हमें पेंसिल से उसको लिखकर उसका प्रयास करना होता है, उसके ऊपर फेर कर। तो इस तरह से हम प्रयास कर सकते हैं कि एक अलग-अलग शब्दों के बीच में कितना हमें उसमें गैप देना है, इसके बारे में हम उन्हें बता सकते हैं। इस तरह से सर। अच्छा, हाँ, ये प्रयास किए जा सकते हैं। अ, और साथ में एक समस्या और आती है बच्चों के साथ, बच्चे हिंदी में, बच्चों का संख्या ज्ञान भी बहुत कमजोर होता है। अक्सर अक्सर वो पूछते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। ऐसे बच्चों को कैसे डील करना चाहिए? जी सर। सर, ऐसे बच्चों को हम संख्या को मतलब खुद से पहले से उनको बताएँगे कि किस संख्या को क्या कहा जाता है, और ना सिर्फ़ हिंदी में बताएँगे बल्कि उसके साथ-साथ उसका हम जो अंग्रेज़ी में उसे कहा जा रहा है उसको भी बताएँगे, ताकि वो उसको जोड़ सके। क्योंकि बच्चे इंग्लिश में तो जानते हैं लेकिन हिंदी में नहीं जानते हैं। तो इसके साथ जैसे अगर हम जो 9 की संख्या वाली जो लाइन है, उसमें ज़्यादातर जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो उसको हम समझा सकते हैं कि उनका अर्थ क्या होता है। उनका अर्थ होता है जो आगे आने वाली संख्या है उससे 1 कम। तो जैसे अगर हम 19 कह रहे हैं या 29 कह रहे हैं, यानी जो 30 से 1 कम है, वह है 29। इस तरह से सर। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। जी मैम, अक्सर ये देखा गया है, एक एक प्रश्न और है मेरा, आखिरी प्रश्न। अक्सर ये देखा गया है कि हिंदी के प्रति धीरे-धीरे बड़ी कक्षाओं में बच्चों की रुचि कम होती जाती है, सामान्यतः। तो ऐसे में सिर्फ बच्चे पाठ्यक्रम केंद्रित हो जाते हैं, उनका अध्ययन पाठ्यक्रम केंद्रित हो जाता है। तो हम अपनी तरफ से क्या मौलिक प्रयास कर सकते हैं कि बच्चों की हिंदी के प्रति रुचि बढ़े? जी सर। सर, हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए अगर मैं सही समझूँ तो मतलब हम उसका जो किसी भी कार्य को करने का अगर हम उसका परिणाम अगर उन्हें बता दें कि इससे हमें क्या लाभ होगा, तो कहीं न कहीं वे उससे ज़्यादा उसकी तरफ मतलब ध्यान केंद्रित करते हैं। एक तो यह हो जाएगा, और जो हिंदी में जो भी संभावनाएँ हैं भविष्य को लेकर, कि आगे जाकर वो एक लेखक बन सकते हैं, एक कवि बन सकते हैं, या फिर जितने भी हमारे आज के समय में जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मंच पर भाषण दिए जा रहे हैं, उसमें हिंदी का प्रयोग कितना ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बारे में बता सकते हैं। आपको जी, एक मैम एक ऐसी गतिविधि बता दीजिए कक्षा में जो आप करवा सकते हैं जिससे बच्चों की रुचि बढ़े। जी। सर, जैसे अगर हम अंत्याक्षरी की अगर हम बात करें,
तो उसमें क्योंकि वो वर्ण को भी पकड़ेंगे और फिर उससे क्योंकि उसमें हिंदी अगर वो गाने गा रहे हैं या अगर हम प्रयास करें कि जो जिन शब्दों से या जिन वर्णों से कोई कविताएँ शुरू हो रही हैं, उसको हम अंत्याक्षरी के स्थान पर परिवर्तित करने का प्रयास करें कि आपको ना सिर्फ़ गाने गाने हैं बल्कि जो उन वर्णों से जो कविताएँ शुरू हो रही हैं, आप उनके नाम बताएँगे इस तरह से? चलिए, बहुत बढ़िया मैम। सर जी मैम, अभी कहाँ से हैं आप? जी सर, दिल्ली से। दिल्ली से, ओके। तो अभी जैसे सर ने भी एक सवाल किया था, हिंदी की बात की थी, हिंदी के प्रचार प्रसार की बात करते हैं। तो एट प्रेजेंट हालिया सिचुएशंस में कोई एक विश्व हिंदी सम्मेलन चला हुआ है, जानकारी है आपको? नहीं सर, इसके बारे में अभी तो मुझे नहीं है जानकारी। अच्छा, विश्व हिंदी सम्मेलन चला हुआ है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन चला हुआ। चलिए कोई बात नहीं, फिजी में वो चल रहा है। ऐसी चीजें जानकारी होनी चाहिए हमें, अभी हालिया की बात है ये। तो भारत सरकार इसके अलावा और क्या करती है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए? हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सर जैसे दिल्ली में ही यहाँ केंद्रीय एक मतलब केंद्रीय निर्देशालय है, उसकी स्थापना की गई हुई है। इसके अलावा जैसे जो भी हम हिंदी दिवस मनाते हैं या विश्व हिंदी हमारा दिवस मनाते हैं, हमारा कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदी के प्रचार प्रसार की बात करता है? सर 343 में तो इसको जैसे राजभाषा के रूप में चयनित किया गया है, लेकिन इसके प्रचार प्रसार की बात शायद सर 351 में की गई है। चलिए ठीक है। ये बताइए, दिल्ली के कोई 2-3 कवियों के नाम जानते हैं आप, या कोई लेखक या कोई कवि जो दिल्ली से संबंधित हो? जी सर, रघुवीर साए हैं जैसे। और कोई? नहीं सर, और तो ध्यान नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। रघुवीर साय कौन से सप्तक के कवि हैं? सर दूसरे सप्तक के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जीके पर थोड़ा सा काम हमें करना है। हमें सोचना है कि एट प्रेजेंट जो है हिंदी से संबंधित कौन कौन सी चीजें चली हुई हैं। अच्छा ये बताइए कि हिंदी में जब आप टाइपिंग करते हैं तो आजकल एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम करते हैं कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करने के लिए, तो उसके बारे में जानकारी होगी आपको? सर मुझे मंगल के बारे में पता है, लेकिन इसके अलावा तो नहीं यूनिकोड के पता। बारे में जानकारी नहीं है? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे, सीखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। परिहार मैम। जी सर, मेरे प्रश्न हो गए। मैम, प्रश्न सारे हो गए हैं। तो आखिरी चीज ये है, अब सभी लोग आपके जैसे बताया सर ने कि क्या क्या सुधारात्मक चीजें हैं, अगर फिर से एक बार सब बताना चाहें तो सभी लोग बता देंगे। पहले मैं बता देता हूँ मैम। मुझे ड्रेस की अगर बात की जाए तो ज्यादातर लोग थोड़ा सा आसमानी कलर पहन रहे होते हैं, लेकिन ड्रेस से कुछ ज्यादा फर्क मेरे विचार से नहीं होता अगर भीतर कुछ है हमें हमें उतना ज्ञान है तो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा होता है, थोड़ा बहुत होता है, सभी को महसूस होता है। तो जैसे आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, आपका सवाल का जवाब देने का तरीका बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट है आप एकदम, बहुत आत्मविश्वास है, ज्ञान भी बहुत सारा है, और उसको कैसे प्रस्तुत करना है वो भी आपको पता है। और ऑनलाइन जब आप पढ़ा रहे थे तो आप तैयारी के साथ आए थे, ये सारी चीजें बहुत अच्छी। फिर भी कुछ एक आध चीजें हैं जिन पर थोड़ा सा और ध्यान देना है, बाकी सब लोग भी बताएंगे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। व्याकरण थोड़ा सा और देख लीजिए, बस व्याकरण में कहीं कहीं 2-3-4 बार पढ़ेंगे हो जाएगा। थोड़ा सा जो बताया ना कि आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, तो हो सकता है अ, ये जो कहीं कहीं लग रहा है ना, ये कहीं कहीं जो चीज नहीं आ रही ना उसकी वजह से लग रहा होगा थोड़ा सा। और उससे ये जो
जो झिझक लग रही थी, जैसा सर ने बताया कि थोड़ा झिझक से हुए थे आप, लग रहे थे, तो वो झिझक खत्म हो जाएगी जैसे आप व्याकरण और अच्छे से कर लेंगे। आपके बायोडाटा में आपने एक चीज और भेजी थी, आपका बायोडाटा है मेरे पास, सर लोग अभी बाद में जुड़े हैं तो उन लोगों को मैं बता दूं कि मैम का बायोडाटा, हर एक कैंडिडेट का मैं बायोडाटा पहले मंगवा रहा हूँ। तो मैम का बायोडाटा है, तो उसमें एक चीज और मैंने देखी अभी कि आपको हॉबीज में जो रीडिंग, डांसिंग, लिसनिंग, सॉन्ग्स, योगा वगैरह, इस विषय में अभी हम ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाए क्योंकि हो गया है टाइम। अभी हमारे साथ और मैम जुड़ेंगे, ज्योति मैम जुड़ेंगे, अखिलेश सर जुड़ेंगे, तो कुछ सवाल जो बच गए ना अभी वो हम उनसे पूछेंगे, वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहां से देख लिया जाएगा। तो अभी बहुत सारे सवाल बच गए, वो बचे हुए सवाल हम बाकी कैंडिडेट से पूछ रहे होंगे। आपके शंकाएं और आपके सवाल लिए जाएंगे, लेकिन जब हम तीनों चारों बोल चुके होंगे ना उसके बाद लेंगे। और आपको अभी बहुत सारी शुभकामनाएं, अंत में एक बार फिर सामूहिक रूप से शुभकामनाएं दे दी जाएगी। अभी आप में से रोहित सर, कौशिक सर, रिहार मैम, आप अगर कुछ बताना चाहें सुधारात्मक या जो आपको अच्छा लगा वो। मैम आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि स्माइलिंग फेस रखिए हमेशा। स्माइलिंग फेस और पॉजिटिविटी का कोई तोड़ नहीं है, दोनों आप हमेशा रखिए। कहीं झिझकते भी हैं, कोई प्रश्न नहीं बनता है, इट डजेंट मैटर, पर एक चेहरे पर सकारात्मकता हमेशा रहना चाहिए। बाकी आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। थैंक यू। कौशिक सर। जी सर। मैम ओवरऑल तो बढ़िया है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जब आप कोई भी उत्तर दे रहे हैं तो वहां जैसे सर ने कहा स्माइलिंग फेस तो रहे, साथ में कॉन्फिडेंस रहे। ऐसा ना हो कि हम बोलते हुए असहजता महसूस करें, चीजों को खींचें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस बात को कहें उसको विश्वास के साथ कहें, और अगर उसको विश्वास के साथ कहेंगे तो शायद उस चीज का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। दूसरी बात एक ये है कि जिस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आ रहा है तो उसको अनर्गल चीजों में फंसाने की कोशिश न करें। शुरुआत में ही करें कि नहीं, वो संभव नहीं हो पा रहा जैसे भी है, क्योंकि आप चीजों को जैसे बांधेंगे या शुरुआत में जैसे अभी जैसे लास्ट के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सीधा सीधा 351 आप बोल दिए, लास्ट में बोला, उससे पहले आपने दो तीन 343 भी बोला या दूसरी भी चीजें बोली, तो वो एक स्पेस बनता है वहां से सामने वाले के पास कि हम यहाँ से भी इसको घेर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप जितना बोलें उतना ही सही हो, क्योंकि ज्यादा स्पेस देंगे तो वो ज्यादा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं मैम? और हमें जी, फंसना नहीं है, हमें उन्हीं को फंसाना है कि मेरे पास ये कंटेंट है और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप इसी में से मुझसे पूछिए। ऐसे ऐसा कुछ प्रदर्शन हमें करना है। जी सर। बात को समझ रहे होंगे। और जो आपने हॉबीज लिखी है, मेरे पास हालांकि बायोडाटा आपका नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी मत लिखिए कि हर चीज के ऊपर एक निबंध लिखना हमें पड़ जाए। नहीं, दो तीन लिखिए जिनमें से स्पेस थोड़ा कम बने। समझ रहे हैं ना? ज्यादा जी लिख सर। देंगे तो सामने वाले के पास बहुत सारा ये रहेगा कि हाँ, यहाँ से भी सवाल किया जा सकता है, वहां से भी सवाल किया जा सकता है, रेंज ज्यादा दे देंगे आप। ठीक है, बाकी सब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और पढ़ाते हुए थोड़ा सा हिलिए डुलिए कम, कॉन्फिडेंस के साथ सही रहिए। ठीक है, और सेम उत्तर देते हुए बहुत बढ़िया। विजेता मैम। जी, सोनिया मैम, मुझे बोर्ड टीचिंग जो आपने की उसके बारे में बताना है। आपने बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ाया, आवाज़ का स्तर भी आपका अच्छा था। प्रयास कीजिए उसमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाएँ, है ना? और आपने जो बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न पूछे, वो अपना टॉपिक निकलवाने के लिए आपने अच्छा प्रयास किया। और आपके 2 उत्तर मुझे बहुत पसंद आए। जैसे लेखन में सुधार के लिए आपने बताया कि मैं पेंसिल अक्षरों पर फेर कर, है ना? और एक आपने जो बताया था, मैं जो हूँ वही नज़र आऊँ। तो बिल्कुल आप पूरे साक्षात्कार के दौरान ईमानदार रहने का प्रयास करें। जो उत्तर ना आए, सहज ही उसके लिए क्षमा माँगते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है? बाकी आपका ड्रेस कोड मर्यादित है। बाल खोलकर जाने का प्रयास ना करें। मर्यादित वेशभूषा रखें और चटक रंग ना हो, इसका ध्यान रखें। बहुत बढ़िया था वैसे आपका साक्षात्कार। जी। अभी आपके कोई शंकाएं मैम, सवाल हो?
पूरी टीम से। तो आप पूछिए, हम सब लोग। सोनिया मैम। अब मेरी शंका बस यही थी कि मैं अपने आप में किस प्रकार से सुधार कर सकती हूँ, उसके बारे में कृष्णा सर ने, विजेता मैम ने, रोहित सर ने और आपने बता दिया है, तो मैं उसका ध्यान रखूंगी। बहुत बढ़िया। मतलब आपके सारे सवाल हो गए या कुछ और भी बाकी है? कुछ ऐसा जो साक्षात्कार के दौरान मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको खटक रहा है, जिसका उत्तर आप नहीं दे पाए थे, तो बड़ा ही स्वाभाविक है, हमसे सारे प्रश्न नहीं बनते हैं। आप चाहें तो अंत में, अगर आपने माहौल खुशनुमा बना रखा है, तो आप पैनल से निवेदन कर सकते हैं कि सर क्या इसका उत्तर मैं जान सकती हूँ, बड़े ही विनम्रता से, है ना? तो जी। वो थोड़ा सा अच्छा सकारात्मक प्रभाव भी डालेगा। वैसे प्रयास कीजिए कि सारे ही प्रश्न जितने ईमानदारी से बने वो देने हैं। नहीं मैम, कुछ नहीं पूछना फिर कोई भी सवाल? सर आपने 2 शब्द कहे थे, एक जरठ और जठर के अलावा, उनका अर्थ मुझे नहीं आता था, वो आप बताएँगे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। टेव होता है आदत। टेव माने होता है आदत। और अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम में अप्रत्याशित विषयों के लेखन के दौरान एक शब्द आता है कि बच्चों को कुटेव की लत पड़ जाती है। कु माने बुरा हो गया, टेव माने आदत, बुरी आदत हो जाती है। तो ये तो हो गया टेव। टेवा मैम शादी ब्याह में होता है ना, पत्रिका वगैरह, टेवा, पत्रिका वगैरह को बोला जाता है, शादी ब्याह से संबंधित होता है। ये टेव और बुरे। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। हमारे जो रोहित सर ने बताई बहुत अच्छी चीजें थी दोनों। स्माइलिंग फेस हो और जो प्रश्न ना आए ना, तो उसको ऐसे दिल पर नहीं लेना कि यार मुझे नहीं आया, तो अगले वाला प्रश्न गलत करना, कोई नहीं, आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया। हमारे कौशिक सर ने बताया जितना आए उतना बोले। ये बात आपको पहले भी कल हमने किया ना, उसमें ये बात आई थी कि क्योंकि जब हम इधर उधर घूम रहे होते हैं ना, तो सामने वाला उस चीज को पकड़ लेता है। तो एक तो है नहीं, तीन चार लोग हैं, वो देख लेंगे कि यार ये घुमा रहा है। और बार बार कहा जाता है ईमानदार रहो, सच बोलो, ये इसलिए कहा जाता है भले ही हम खुद कैसे भी हैं। आलोक के दिन वाली कहानी हमने देखी, नमक का होगा, लेकिन हमें सामने वाला ईमानदार चाहिए। दुनिया की रीत है, ईमानदार वो सच्चे हो, सामने वाला पकड़ जाता है कि ये घुमा रहा है, कल को ये बच्चों को जब पढ़ाएगा तो ये कैसे पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखें। कौशिक सर ने भी बहुत अच्छी ये बात बता दी। और तीसरी चौथी चीज टीचिंग के बारे में मैम ने बड़ा ऑब्जर्व किया कि आपने किस तरह से आवाज और पूर्व ज्ञान पर जो प्रश्न थे, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो ड्रेसिंग के लिए उन्होंने बताया है ना, कहना नहीं चाहिए हमें कभी भी कि किसी को भी किसी भी ड्रेस के लिए, लेकिन हम टीचर है ना, तो हमें ड्रेसिंग, कल भी अपनी बात होती है कि हम टीचर है, हमें ड्रेस का टीचर के अनुरूप ख्याल रखना है। क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो लोग कहेंगे कि वो ड्रेस के लिए। टीचर की एक वेशभूषा होती है, टीचर की एक मर्यादा होती है, उसके अनुसार हमें जाना होगा। शुभकामनाएं देने से पहले आपका इंटरव्यू 24 फरवरी को है, गोमती नगर, लखनऊ में। तो उससे संबंधित अपनी कल भी बातें हो गई थी। सभी उम्मीदवारों से यही कहूंगा मैं, जो जो ये वीडियो देखेंगे अभी, जो अभी वीडियो देख रहे हैं, कि एक दो दिन पहले सारी चीजें अभी तैयार कर लें। पहले तो आपका लेटर वगैरह, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो कुछ चाहिए वो सब कुछ अभी तैयार कर लीजिए। जो आपके साथ जाने वाले हैं वो तैयार कर लेंगे, वहां पे आप पहले ही पहुंच जाइए। हो सकता है वहां पे ऐसी व्यवस्थाएं ना हो, तो आप जब पहले पहुंच जाएंगे, एक डेढ़ दिन पहले पहुंच जाएंगे, तो आप व्यवस्थाएं कर पाएंगे। तो आपके पास बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो, लखनऊ में आपके कोई रिश्तेदार रह रहे हो, बहुत ही अच्छे हैं। नवोदय में जब हम गए थे, केंद्रीय विद्यालय में जब हम इंटरव्यू देने गए थे, तो हमारे स्कूल के सामने कहीं पर भी रुकने की जगह नहीं। गोमती नगर एक पॉश इलाका है, बहुत अच्छा इलाका है, जगह थी नहीं लेकिन वहां रुकने की। मतलब अगर स्कूल के सामने पहुंच गए तो रोड पर ही खड़े हो जाओ इधर उधर। तो टाइमली अगर हम पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं बैठने की, रुकने की जगह हमें मिल जाती है। तो ये पहले से पता कर लें। इसके अलावा अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पानी वगैरह आप साथ लेकर ही जाएंगे, खाने पीने का आप ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीजें हैं, सभी को पता है। ये हर इंटरव्यू में हम नई कुछ चीजें अगर हमें आएंगे तो हम बताते रहेंगे। हम सभी की तरफ से, रोहित सर की तरफ से, गीता मैम की तरफ से, कौशिक सर की तरफ से, सभी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे शीघ्र ही आप नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में आए। अपने जीवन में जो अचीव करने के लिए आप पैदा हुई है, वो सारी खुशियां आपको मिले। भगवान आपको सारी खुशियां दे। और सबसे पहले ये सिलेक्शन लेकर आप ये खुशियां अपने मम्मी पापा को दे, अपने पेरेंट्स को दे। हमारी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथ ही रोहित सर को, विजेता मैम को, सर एक कौशिक सर को। सर एक बात और, सर एक बात मुझे भी याद आई, मैंने लिखा हुआ है, उसमें लिखा था, जैसे कौशिक सर ने पूछा था ना, बच्चा रो रहा है और मैडम को कविता वाचन कराना है, तो मैडम
कविता वाचन शुरू कर रही हैं और बच्चा रो रहा है, उसका मेरे हिसाब से उत्तर पहुँच नहीं पाई वहाँ तक, वो रोए ही जा रहा है। ऐसे में मैम आप प्रयास कीजिए, उस जगह आप क्लास में हैं, तो वो पढ़ाने ही नहीं देगा, आपको शुरू करने ही नहीं देगा, वो तो रोएगा। आप प्यार से उसी को अपने पास यहाँ बोर्ड के यहाँ जहाँ आप खड़ी हैं, वहाँ ले आइए। पूरी क्लास से कहिए, आज का बोला काना हमारा ये है। जो मुझे एक उत्तर लगा, तो वो जो है वो रोना बंद कर देगा बच्चा। अरे मैं ही काना बन गया, सारी शिकायतें वहीं खत्म। धीरे-धीरे करके वो उसका ध्यान कविता की ओर भी आएगा और बच्चों को भी ये अच्छा लगेगा कि यही बोला काना है। क्योंकि हम भाषा शिक्षक हैं, तो क्लास जो है हमारी वो थोड़ी-सी ऐसी रोचक हो कि बच्चे उससे कनेक्ट कर पाएँ कविता से। तो ये अच्छा था, आप कंडीशन में ये उत्तर सर को बता सकते थे, है ना? बस सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रोहित सर, विजेता मैम, कौशिक सर, आप तीनों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शॉर्ट नोटिस दिया रोहित सर को, तो मैं भूल ही गया कल कॉल करना। तो अभी बहुत शॉर्ट नोटिस पर सर उपस्थित हुए और सवालों के साथ उपस्थित हुए। बहुत धन्यवाद सर। विजेता मैम को भी कोई कल मैं कॉल ही नहीं कर पाया, आज ही कॉल किया, आज ही उपस्थित हो गए मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। कौशिक सर भी बहुत बिजी हैं, इस समय घर गए हुए हैं, लेकिन उस स्थिति में भी उन्होंने ज्वाइन किया और हमारा ये इंटरव्यू सफल रहा। मुझे लग रहा है कि सफल रहा। बाकी तो कमेंट करके हमारे व्यूवर्स बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम।